अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्रीफेस टू शेक्सपियर देखेंगे। ये क्रिटिकल ऐसे है शेक्सपियर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। उसे सैमुअल जॉनसन को कहा गया था कि शेक्सपियर के वर्क्स के ऊपर आप एवेल्युएशन करें, तो ही राइट दिस एसे ना। इसकी जनरल आउटलाइन ये है कि हम पहले शेक्सपियर के जनरल एक्सीलेंसेस या नेचर देखेंगे कि उसके कौन से मेरिट थे, और उसके बाद शेक्सपियर के फॉल्ट्स कौन कौन से डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ट्रेस आउट किए, और 3 यूनिटीज कौन सी हैं, और शेक्सपियर उन 3 यूनिटीज के ऊपर कितना पूरा उतरता है। दिस ऐसे वाज पब्लिश्ड इन 1765 में हुआ। सबसे पहले शेक्सपियर की जो जनरल टेंडेंसी और बेसिकली क्रिटिसिज्म के हवाले से वो सैमुअल जॉनसन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम किन को कौन सा वर्क होता है जिसकी जो मेरिट्स होते हैं वर्क्स को हम टेस्टिफाई करते हैं, किन लेंस के ऊपर हम वर्क की एवेल्युएशन करते हैं। उसमें कुछ गलत चीज़ें भी हैं, कुछ मस्बत भी हैं। क्रिटिसिज्म का फंक्शन जो है दैट इज टू एवेल्युएट द लिटरेरी पीस ऑफ वर्क। तो कहते हैं कि दैट प्रेजेस आर विदाउट रीजन लेविश्ड ऑन द डेड, and that the honors are only to the excellence are paid to the antiquity, is a complaint likely to be always continued by those who, being able to add nothing to the truth, hope for eminence from the heresies of the paradox, are those who, being forced by the disappointment upon consolatory expedients, are willing to hope for the posterity what the present age refuses, and flatter themselves that the regard which is yet denied by envy will be the last bestowed by the time। इसमें वो ये कहते हैं कि हम अमूमी तौर पर तारीफ सिर्फ उनकी करते हैं जो डेड वन होते हैं, यानी जो जब बंदा मर जाता है तो फिर हम उसकी तारीफ करते हैं। सिमिलरली जब कोई भी आर्टिस्ट जो है वो अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा होता है तो फिर हम उसके वर्क्स के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं, जबकि जब वो मर जाता है तो फिर हम उसकी तारीफ करते हैं और उसको ऑनर करते हैं। और सेम वो यही कहता है कि केस में होमर एंड विर्जिल चूंकि आप जिंदा नहीं रहे, एंटीक्विटी कहते हैं पुराने ज़माने में, तो कहते हैं मॉडर्न्स को क्लेम ये है कि यार हम चूंकि जिंदा हैं और हम चूंकि मॉडर्न हैं, कंटेम्प्रेरीज, मॉडर्न से यहाँ पे मुराद है कंटेम्प्रेरीज को नहीं। जब सैमुअल जॉनसन ने भी यही कहा कि फ्रॉम मॉडर्न आई मीन द कंटेम्प्रेरीज, यानी मेरी मॉडर्न से मुराद कंटेम्प्रेरीज की मुराद ही है। तो वो कहते हैं कि हमेशा जो मॉडर्न्स को या कंटेम्प्रेरीज को गिला रहा है, वो कहते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई प्रेज नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ और प्रेज जो की जाती है तो वो डेड वंस और पुराने लोगों, पुराने जो इस दुनिया से चला जाता है उनकी की जाती है। तो सैमुअल जॉनसन यहाँ पे कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि किस वजह से सिर्फ मर जाने से बंदा ऑनरेबल नहीं होता, कोई और चीज़ें भी होती हैं कि फॉर एग्जांपल कोई लिटरेरी वर्क लिख कर गया है तो उसके ख़ास किस्म के टेस्ट्स होते हैं जो कि अगर वो उसके उन टेस्ट को पास करता है तो उसको ऑनर मिलती है। Antiquity, like any other quality that attracts the notice of the mankind, has undoubtedly votaires that reference it, not from reason but from prejudice. Some seem to admire indiscriminately whatever has been long preserved, without considering that time has sometimes cooperated with the chance. All perhaps are more willing to honor past than present excellence, and the mind contemplates genius through the shades of age as the eye surveys the sun through the artificial opacity। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट एक्सीलेंस और पास्ट एक्सीलेंस इसलिए नहीं होता कि वो चूंकि डेड वन हो जाता है, बल्कि पास्ट एक्सीलेंस जो इसलिए ऑनर की जाती है क्योंकि वो एक ख़ास किस्म का लेंथ ऑफ टाइम को पास आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर को मरे हुए आज से तकरीबन 600 साल हो गए। 1600 में शेक्सपियर की डेथ हुई है, तो आज 1600 से 400 साल हो गया, तो स्टिल ही इज़ रेड। तो इससे ये मुराद है कि शेक्सपियर के वर्क्स जो हैं दे हैव टेस्टेड द टाइम हैज़ टेस्टेड देम, यानी वो एक ख़ास किस्म की जो टाइम फ्रेम की लेंथ होती है उसे क्रॉस कर गए हैं।
अब शेक्सपियर के जो नकाद हैं, क्रिटिसिज्म है, वो सिर्फ उसकी अपनी एज वाले नहीं है, बल्कि पूरा ज़माना उसको देख रहा है। तो ही हैज़ टेस्ट declared and cleared the test of the time, therefore he is revered, और उसकी इज्जत। द ग्रेट, अब क्रिटिसिज्म का क्या फंक्शन होता है? द ग्रेट कंटेंशन ऑफ क्रिटिसिज्म इज टू फाइंड द फॉल्ट्स ऑफ मॉडर्न्स एंड द ब्यूटीज ऑफ द एंशियंट। यहाँ पे इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा डॉक्टर जॉनसन के स्टांस से। बेसिकली उसने कहा भाई मॉडर्न के फॉल्ट्स ट्रेस आउट करती है क्योंकि वो जिंदा खड़े होते हैं, तो सामने फंक्शन क्रिटिसिज्म है। बेसिकली जो क्रिटिसिज्म का फंक्शन है, दैट इज द evaluation of the present and the evaluation of the beauties of the past। यूं तो फिर क्रिटिसिज्म नेगेटिव एस्पेक्ट में चली जाती है, यानी जो जिंदा खड़ा उसके सिर्फ हमने फॉल्स ही ढूंढने और एंशिएंट की ब्यूटीज को ब्यूटीफाई करना है। जबकि एक्चुअल फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म ये है कि टू जज द, यहाँ पे लग जज भी हम पे नहीं कह सकते क्योंकि जजमेंट जो है वो अगेन नेगेटिव में बायस्ड में चली जाती है। ओनली टू evaluate द moderns and the beauties of the ancient, ये होना चाहिए रियल फंक्शन ऑफ द क्रिटिसिज्म। While an author is yet living, we estimate his powers by his worst performance। लेकिन वो कहते हैं कि जब जॉनसन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब कोई बंदा जिंदा होता है तो हम उसकी परफॉर्मेंस के बुरे तरीन नताइज जो होते हैं, बुरे तरीन एस्पेक्ट्स होते हैं, वो देखते हैं। व्हेन ही इज डेड वी रेट देम बाय हिज बेस्ट। टू वर्क्स हाउएवर ऑफ व्हिच द एक्सीलेंस इज नॉट एब्सोल्यूट एंड डेफिनेट बट ग्रेजुअल एंड कंपैरेटिव। वो कहते हैं कि सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है क्रिटिसिज्म का, बल्कि फंक्शन क्रिटिसिज्म का फंक्शन ये है कि हम उसको कंपैरेटिव अंदाज में, जो डेड वंस होते हैं उनका वर्क्स जो है आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वर्क्स से भी उसकी एक्सीलेंस मैयर होती है। यानी शेक्सपियर 1616 में उसकी डेथ हो गई, लेकिन हम उसको टीएस इलियट की एक्सीलेंस के हवाले से भी कंपैरिजन करते हैं। यानी टीएस इलियट ने दुनिया को क्या दिया, लिटरेचर को क्या दिया, वर्डवर्थ ने क्या दिया, तो उनके कंपैरिजन में फिर हमें शेक्सपियर की इंपॉर्टेंस पता चलती है दूसरों के वर्क्स के कंपैरिजन। और ये हुई उसका क्रिटिसिज्म का जो एवेल्युएशन का पर्सपेक्टिव है उसमें आ जाता है कि एवेल्युएशन से हमें पता चलता है कि इनमें कौन सा ग्रेड था। और कहते टू द वर्क्स रेज्ड अपॉन द प्रिंसिपल डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड साइंटिफिक। साइंसी अंदाज में भी हम क्रिटिसिज्म को देखते हैं और डिमॉन्स्ट्रेशन का माना होता है इजहार करना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि कौन ग्रेट था और किसका वर्क्स लेसर इंपॉर्टेंस है। बट अपीलिंग होली टू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, नो अदर टेस्ट कैन बी अप्लाइड देन द लेंथ ऑफ ड्यूरेशन। तो जॉनसन जो है इस बिलीव के बात के ऊपर यकीन रखता है कि जो लेंथ ऑफ ड्यूरेशन है और कंटिन्यूएंस ऑफ एस्टीम है, एस्टीम कहते हैं इज रेवरेंस, ऑनर। तो शेक्सपियर के वर्क्स जो हैं वो इस के ऊपर पूरे उतरे कि दे हैव टेस्टेड द लेंथ ऑफ ड्यूरेशन और दे आर स्टिल होल्डिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द एस्टीम। यानी शेक्सपियर की जो इज्जत इस वजह से भी ज़्यादा है या उसके वर्क्स की मेरिट ये है कि दे हैव टेस्टेड द टाइम और स्टिल उस म्यार के ऊपर क्योंकि कोई पूरा नहीं उतरा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि उसके म्यार के ऊपर पूरा नहीं कोई उतर रहा, तो शेक्सपियर की वैल्यू जो है, कदर जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। What mankind has long possessed, they have often examined and compared। ये सेंटर लाइन है। कहते हैं आजकल इंसानियत के पास जो कुछ भी है वो सिर्फ इसी मेरिट के ऊपर पूरी उतरी है, तो आज उसकी इज्जत भी है और ऑनर्ड भी किए जाते हैं उनके कि दे हैव एग्जामिन्ड एंड कंपेयर्ड। कंपैरिजन से ही हमें पता चलता है। एंड इफ दे परसिस्ट टू द वैल्यू ऑफ पोजीशन, इट इज बिकॉज फ्रीक्वेंट कंपैरिजन्स हैव कंफर्म्ड द ओपिनियन इन इट्स फेवर। कि हर बंदे ने जब कंपैरिजन किया तो उसने, अगर हम शेक्सपियर के एग्जाम्पल लें तो इन्हीं शेक्सपियर के ऊपर इतने क्रिटिसिज्म्स हुए और कंपैरिजन्स हुए कि हर
जो कंपैरिजन करने वाला होता था उसकी ओपिनियन जो है वो शेक्सपियर के हक में ही जाती थी, तो इसलिए शेक्सपियर जो है वो ग्रेट हो। कलेक्टिव एबिलिटी ऑफ द मैन इज द मेरिट। कहते हैं कि ना तो कोई पहाड़ होता है और ना कोई समंदर होता है, बल्कि कुछ फॉल्ट्स और वो होते हैं दोनों में, तो सेम शेक्सपियर का भी केस है। As among the works of nature, no man can properly call a river deep or a mountain high without the knowledge of many mountains and many rivers. So, in the production of the genius, nothing can be still excellent till it has been compared with other works of the same kind. यानी जब तक हम उसका दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं कर लेते। Demonstrations immediately display its power and has nothing hope or fear from the flux of the years. But works tentative and experimental must be estimated by their proportion to the general and collective ability of the man, कि जब इंसान की जब collective ability कितनी है as it is discovered in a long succession of endeavors. Of the first building that was raised, it might be with the certainty determined that it was round and square, but whether it was spacious or the lofty must have been referred to the time. जो पहला घर बनाया गया था, पहली बिल्डिंग बनाई गई थी, वो किस तरह की, उसके साथ साथ कंपैरिजन में फिर कि वो हवादार कितनी थी और लॉफ्टी कितनी थी, बुलंद कितनी थी। मैं इसके हवाले से आपको यूं बताता जो कहते हैं कि जी नथिंग इज न्यू आफ्टर ग्रीक्स, कि यूनानियों के बाद कोई भी नई चीज़ नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो अब मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं इस पैटर्न के ऊपर यूनान में, ग्रीक में इस तरह की बिल्डिंग्स उस ज़माने में थी। तो इसलिए कहते हैं कि हमने सिर्फ उनको कॉपी किया। या बात अगली स्लाइड में आएगी कि लोग जो है उसी की कॉपी, यानी इमिटेशन विदाउट क्रिएटिविटी, कि हम पोस्ट शेक्सपियरियन ज़माने में शेक्सपियर इतने एक्सीलेंस क्रिएट कर गया कि हमने उसकी इमिटेशन तो की लेकिन उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं डाल सकते। The Pythagorean scale of numbers was at once discovered to be the perfect, but the poems of Homer we yet know not to transcend the common limits of human intelligence, but by remarking that nation after nation and century after century has been able to do little more than transpose his incidents, new name his characters, and paraphrase his sentiments. कहता है कि उस वक्त पैथागोरियन स्केल ऑफ नंबर जो था वो परफेक्ट था, और इसी तरह होमर की पोएम्स भी जो है वो भी एक्सेलेंट थी। हमने उसमें, और वो आने वाली ह्यूमंस उन कॉमन लिमिट्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस नहीं कर पाए जो होमर दे गया था। इसलिए हमने उसको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट किया। इवन सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी और नेशन आफ्टर नेशन हमने क्या किया कि उसके इंसिडेंट्स को सिर्फ नए नाम दे दिए, न्यू नेम्स टू हिज कैरेक्टर्स दिए एंड पैराफ्रेजेस सेंटिमेंट्स, और उसके जो जज्बात थे, उसके जो उसने अपनी शायरी में सेंटिमेंट्स रिप्रेजेंट किए थे, उसको हमने पैराफ्रेज ही किया। The reverence due to the writings that has long subsisted arises therefore not from any incredulous confidence in the superior wisdom of the past ages or the gloomy persuasion of the degeneracy of the mankind, but in the consequence of the acknowledged and indebatable positions that what has been longest known has been the most considered, and what is the most considered is best understood। कि बहुत ज़्यादा कंसिडर जिसको किया जाता है दैट इज़ द बेस्ट वन। सो कंपैरिजन के टेस्ट से जो पास वर्क होता है वही बेहतरीन होता है, वही कंसिडरेशन के लिए जो कंपैरिजन के लिए कंसिडर किया जाता है, और वो उस कंसिडरेशन के कंपैरिजन के टेस्ट को पास कर जाता है, तो ही इज़ अंडरस्टूड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल। यहाँ पे अब वो शेक्सपियर की तरफ आता है। ये उसने जर्नल फंक्शन दिया कि क्रिटिसिज्म में कौन से मेरिट्स होते हैं। अब वो यही मेरिट्स जो है वो शेक्सपियर के ऊपर अप्लाई करता है। द पोइट का यहाँ पे पी कैपिटल लिखा गया है, और यहाँ से उसने पोइट से मुराद शेक्सपियर को रेफर करता है, नाम नहीं लिखा। द पोइट ऑफ whose work I have undertaken the revision may now begin to assume the dignity of an ancient and claim the privilege of the established fame and prescriptive veneration। वो कहते हैं कि शेक्सपियर जिसका मैं वर्क ले रहा हूँ
वो अब एंशियंट बन चुका है और एज ए एंशियंट ही डिजर्व द डिग्निटी, क्योंकि उसके वर्क जो हैं वो तमाम किस्म के कंपैरिजन से अब पास हो चुके हैं और वो उसकी फेम जो है दैट इज द एस्टैब्लिश्ड वन। ही हैज़ लॉन्ग आउटलिव्ड हिज सेंचुरी, कि अपने ज़माने से वो अब बहुत आगे भी उसका फेम सस्टेनेबल है। द टर्म कॉमनली फिक्स्ड एज द टेस्ट ऑफ द लिटरेरी मेरिट, वो कहते हैं कि हमारा यही मेरिट होता है, लिटरेरी मेरिट का जो पहला टेस्ट है कि लॉन्ग लिव्ड हो फ्रॉम वंस टाइम। शेक्सपियर 1616 में उसकी डेथ हो गई, लेकिन अभी भी वो जिंदा है और हर कंपैरिजन में वो में बेहतर साबित हुआ है। तो इस हवाले से उसकी फेम लॉन्ग एंड एस्टैब्लिश्ड वन है। Whatever advantages he might once derive from the personal allusions, local customs, and temporary opinions have for many years been lost, and every topic of the merriment or the motive of the sorrow which the modes of artificial life afforded him now only obscure the scenes which they once illuminated. The effect of the favor and competition are at an end, and the tradition of his friendship and his enemies has perished. His works support no opinion with argument, nor supply any factions with invectives, यानी fallacies के साथ। यानी शेक्सपियर कि अपने जो दोस्त दुश्मन थे उस ज़माने के, जो लोकल कस्टम्स थे, पर्सनल एलियन रेफरेंसेस थे, यानी वो किसका दोस्त था किसका दुश्मन था, उस वक्त के लोग उसके बारे में क्या कहते थे। अब वो ज़माना वो टाइम नहीं रहा। अब मॉडर्न ने उसको शेक्सपियर को एनालाइज करना है, हमने बैठ के शेक्सपियर को उसके वर्क्स के थ्रू जज करना है, ना कि उसके पर्सनल दोस्तों की क्रिटिसिज्म के हवाले से। यानी हमने शेक्सपियर के आर्ट को देखना है, ना कि उसकी लाइफ को देखना है कि उसने ड्रेस कौन सा पहनता था उस वक्त के ज़माने में, अच्छा पहनता था कि बुरा पहनता था। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि शेक्सपियर की जो फेम है दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड एस्टैब्लिश्ड। They can neither indulge vanity and are nor gratify malignity, but are read without any other reason than the desire of pleasure। यानी शेक्सपियर को आज भी लोग जो है वो इन्हीं शेक्सपियर को राजी करने के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि शेक्सपियर से प्लेयर हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। एंड आर देयर फॉर प्रेज्ड ओनली एज प्लेयर इज ऑब्टेन, क्योंकि उनको उससे खुशी मिलती है। जबकि हमारे ज़माने में आपने शोरा कराम देखे होंगे कि वो बंदे को इंटरेस्टिंगली एक लतीफ़ा जैसे मैं आपको सुनाऊँ, एक शायर ने बंदे को घर बुलाया, खाना खिलाया। जब उसने खाना खा लिया तो उसने कहा कि यार तुमने मेरी फ़लाँ नज़म पढ़ी है क्या? उसने कहा हाँ मैंने पढ़ी है। तो कहता है बताओ कैसी थी? और फिर उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुमने मेरी ये नज़म पढ़ी नहीं है, लिहाजा तुम ज़रा बैठो, मैं तुम्हें दोबारा सुनाता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो इस तरह का जो है शेक्सपियर का वो नहीं था। शेक्सपियर को अब शेक्सपियर को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें शेक्सपियर की ज़रूरत है। एंड आर देयर फॉर प्रेज्ड ओनली एज ए प्लेयर इज ऑब्टेन, yet thus unassisted by the interest or passion they have passed through the variation of the taste and the changes of manner। अब देखिए हर ज़माने में शायरी के जो टेस्ट होते हैं वो तब्दील होते जाते हैं। अगर हम उर्दू शायरी को देखें तो वो गालिब के ज़माने से लेकर अब आज़ाद नज़म तक आप पहुँची है। आज़ाद नज़म में आप कुछ भी कह सकते हैं, आप मुंह से जो भी निकालना चाहें वो आपकी आज़ाद नज़म बन सकती है। तो हर एज में लिटरेचर के टेस्ट भी चेंज होते जाते हैं, लेकिन सारे टेस्ट के बावजूद गालिब का टेस्ट आज भी डोमिनेंट है। लोग गालिब को आज भी पढ़ते हैं। सेम इज़ द केस विद शेक्सपियर कि चाहे इंग्लिश पोइट्री जो है वो किसी भी टेस्ट से गुजरी हो, जैसे फॉर एग्जांपल रोमांटिक टेंडेंसी से गुजरी है, विक्टोरियन टेंडेंसी से गुजरी है, उसके बाद मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न टेंडेंसी से गुजर रही है, लेकिन शेक्सपियर स्टिल होल्ड्स हिज पोजीशन और still people loved him because of their own literary pleasure। तो कहता है कि चेंजेस के बावजूद भी एंड दे डिवॉल्व फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर हैव रिसीव्ड न्यू ऑनर्स। और ज़माना गुजरता जाता है तो शेक्सपियर की पोजीशन और ज़्यादा एस्टैब्लिश होती जाती है एट एवरी ट्रांसमिशन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक और बात बताता हूँ कि शेक्सपियर का प्ले है हेमलेट,
उसमें यूनिटीज के हवाले से और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी के हवाले से टीएस इलियट ने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म की कि जो शेक्सपियर के ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स हैं वो उसके करेक्टर के साथ एसोसिएट, हैमलेट के करेक्टर के साथ एसोसिएट नहीं करते। तो उसने ये इसे फ्लॉ करार दिया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी। लेटर ऑन टीएस इलियट को माफ़ी मांगना पड़ी कि मतलब मैंने गलत कहा था। शेक्सपियर जैसे बंदे के ऊपर क्रिटिसिज्म करना भी कोई आसान काम नहीं था। तो टीएस इलियट ने फिर रिटर्न माफ़ी मांगी थी कि मैं गलत था, जबकि शेक्सपियर के वर्क्स को इस तरह के आम जजमेंट्स के ऊपर जज नहीं किया जा सकता। बट बिकॉज ह्यूमन जजमेंट दो इट be gradually gaining upon certainty never becomes infallible, and approbation, though long continued, may yet be the only approbation of the prejudice or fashion। यानी अगर हम अब के ज़माने में भी शेक्सपियर की इम्पोर्टेंस को ना माने तो ये फिर हमारा पर्सनल प्रेजुडिस हो जाएगा, या अपने आप को मशहूर करने के लिए कि जी मैं शेक्सपियर के फलां बात से एग्री नहीं करता, ये फैशन हो सकता है। It is proper to inquire by what peculiarities of the excellence Shakespeare has gained and kept the favor of his countrymen। Nothing can please many and please long, ये दूसरा मेरिट है लिटरेट उसका ना, कोई आपने नई नज़म लिखी है, कुछ वो किया है, वो कुछ अरसे के लिए चंद लोगों को आप महसूस कर पाएंगे, लेकिन नथिंग कैन प्लीज मैनी एंड प्लीज लॉन्ग। जबकि शेक्सपियर इस लिटरेरी मेरिट के ऊपर पूरा उतरता है कि एवरीथिंग ऑफ शेक्सपियर हैज प्लीज्ड एवरीवन एंड हैज प्लीज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड विल प्लीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि शेक्सपियर ने जो कुछ लिखा है वो उसने सिर्फ बहुत सारे लोगों को नहीं, कहा जाता है कि शेक्सपियर इज टॉट अक्रॉस द ग्लोब, वेयर देयर आर ह्यूमंस देयर इज द शेक्सपियर। तो शेक्सपियर ने हर किसी को इम्प्रेस किया, उस अपने वर्क्स के जरिए इम्प्रेस किया, मुतासिर किया, और फॉर अ लॉन्ग टाइम और आने वाले वक्त में भी करता रहेगा। बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जर्नल नेचर, पर्टिकुलर मैनर्स कैन बी नोन टू फ्यू एंड देयरफॉर few only can judge how nearly they are copied. The irregular combination of the fanciful invention may delight a while, but that novelty of which the common satiety of the life sends us all in quest, but the pleasure of the sudden wonder or soon exhausted by the mind can only repose on the stability of the truth। कि हम जो नए थॉट्स होते हैं, नए थॉट्स में अगर वो यूनिवर्सल they may satisfy the instinct of everyone। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई अगर नया जोक बताता हूँ, या कोई नया जोक या नई कोई नज़म जो है वो होल्ड करता हूँ, बनाता हूँ, तो दैट माइट बी वेरी लिमिटेड। वो मेरे दोस्तों में, शागिर्दों में, मेरे फैमिली में मशहूर हो सकता है, लेकिन दैट माइट नॉट हैव एनी वैल्यू फॉर एन अरब पीपल। लेकिन शेक्सपियर जो है वो अरब में भी पढ़ा जाता है, नेपाल में भी पढ़ा जाता है, जापान में भी पढ़ा जाता है। तो वो ये कह रहा है कि अगर जो न्यू चीज़ होती है, अगर वो बहुत सारों के लिए और जो सडन प्लेयर है वंडर्स के लिए, वो अरसे बाद कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स होती हैं वो सडन वंडर की होती हैं और फॉर ऑल टाइम होती है। तो शेक्सपियर उनमें से था। शेक्सपियर इज अबव ऑल राइटर्स, एट लीस्ट अबव ऑल मॉडर्न राइटर्स। ये शेक्सपियर के मेरिट्स हैं। वो कहते हैं बहरहाल, अब जैसे वर्ड्सवर्थ की जो परमानेंस है, उसकी जो पोजीशन है, वो सिर्फ जो नेचर लवर्स होते हैं शायद उनके लिए होती है, जबकि वर्ड्सवर्थ की जो पोजीशन है दैट इज़ फॉर नेचुरल लवर। जो नेचर के लवर्स हैं उनके लिए भी हैं, जो झूठ बोलते हैं उनके लिए भी है, जो मॉकरी करते हैं उनके लिए भी है, जो ग्रेव डिगर्स हैं उनके लिए भी है, जो क्रिमिनल्स हैं, जैसे हैमलेट में क्राइम को वो आइडेंटिफाई कर रहा था। आप ये देखें कि उस ज़माने में 400 साल पहले, जब साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म की कोई बात ही नहीं थी, शायद इसका नाम, इस थ्योरी का नाम ही नहीं था, तो तब हैमलेट ने उस थ्योरी को अप्लाई किया हुआ था। हैमलेट में ना क्लॉडियस की मर्डर को, क्लॉडियस के ऊपर अप्लाई करता है अपने बाप के मर्डर को ट्रेस आउट करने के लिए।
So the poet of the nature, the poet that holds up to his readers a faithful mirror of the manners and of life ना. तो शेक्सपियर जो है वो लाइफ रिफ्लेक्ट करता है और लाइफ के तमाम मैनर्स को और फेथफुली रिप्रेजेंट करता है. हिज कैरेक्टर्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय द कस्टम ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस एंड अनप्रैक्टिस्ड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये मैं आपको समझाता जाऊँ. दो ही ऑप्शन रहे हैं इसके पहले शायरी में या अमूमी तौर पर जो प्रैक्टिस होते हैं वो ये है कि आप अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर दें. फॉर एग्जांपल आपने ये देखे होंगे जो खाना बदोश होते हैं, ये एक लोकल कस्टम है हमारी सोसाइटी. या कुछ ऐसे मेले ठेले जो हमारे पर्टिकुलरली होते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करके उस मकामी अच्छे शायर बन सकते हैं. ये तो हो गया कि हिज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कस्टम ऑफ द पर्टिकुलर प्लेसेस. और दूसरी टेक्निक लोग क्या यूज करते हैं कि अनप्रैक्टिस्ड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम कॉलरेज को देखें, कॉलरेज की जो उसने कुबला खान का ज़ैनाडू की पिक्चर क्रिएट की, दैट वाज वेरी मरमरी जगह थी. कुबला खान की एक नज़म है ना, सॉरी टी.एस. इलियट की नज़म है, एस.टी. कॉलरेज की नज़म है कुबला खान. तो उसमें जो उसने पिक्चर्स क्रिएट किए हैं वो ऐसे लगती थी कि जन्नत भी शायद इतनी खूबसूरत नहीं है. तो सच ब्यूटीज आर नॉट प्रैक्टिस्ड इन द वर्ल्ड. तो उनको उनके ऊपर बात करके भी कुछ लोग शायर बन जाते हैं. या जो अक्सर हमारे किस्से होते थे, किस्से में किस्सा चहार दरवेश है, मीर अमन देलवी का, बागो बहार भी उसका नाम है. उसके दो नाम हैं, बागो बहार भी कहते हैं और किस्सा चहार दरवेश भी कहते हैं. तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने यानी कि ये जो चमचे होते हैं, कांटे और चम्मच होते हैं, तो उनको उसकी उसने तकरीबन कोई 250 पिक्चर नाम गिनवा दिए. तो वो अनप्रैक्टिस्ड होते हैं इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो उसके ऊपर भी लोग शायर बन जाते हैं. जबकि शेक्सपियर ने इन दोनों को एक साथ लिया बाय द पिकुलैरिटीज ऑफ द स्टडीज ऑफ द प्रोफेशन. शेक्सपियर ने अनप्रैक्टिस जो थी वर्ड में भी उनको भी फेमिलियराइज किया, वंडर्स को फेमिलियराइज किया और कॉमन पीपल्स को वॉइस दी. शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स आर प्रोजनी ऑफ द कॉमन ह्यूमैनिटी. ये वाला शेक्सपियर का मेरिट है कि प्रोजनी कहते हैं अमलगमेशन, कम्बिनेशन में. शेक्सपियर के कैरेक्टर जो हैं वो आम आदमी के कैरेक्टर्स हैं, which can operate but upon the small numbers, or by the accidents or the transient fashions or the temporary opinions. They are the genuine progeny of the common humanity, such as the word will always supply and observation will always find. यानी शेक्सपियर के किरदार जो है वो हमें सामने मिलते हैं. और फिर ये है कि अगर हम हमारी जो जीनियस है, जो हम जिस तरह के करेक्टर सोच सकते हैं, अगर आप इसको हवाले से देखें ना कि क्राइम की हिस्ट्री जो है वो हमेशा नई नई होती जाती है. इंसान जो है वो कभी भी पिछले उस मेरिट्स के ऊपर, स्टैंडर्ड्स के ऊपर, कन्वेंशंस के ऊपर ही नहीं खड़ा रहता, बल्कि वो नए नए चीज़ें ट्रेस आउट करता जाता है. तो ऑब्जर्वेशन जो है विल ऑलवेज फाइंड. अभी द थिंग्स हैज़ टू कम भी जो आनी है, तो शेक्सपियर ने उनको भी अपने उसमें कर दिया है. तो शेक्सपियर इज द कम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स स्टिल हैज़ टू हैपन और आर हैपनिंग. शेक्सपियर को यूं देख लें, ज़माना जो है वो तीन चीज़ों का होता है, तीन एस्पेक्ट्स हैं उसके, कि पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है. तो शेक्सपियर ने जो कुछ हो चुका उसको भी अपने उसमें स्पेस दी, वर्क्स में स्पेस दी, जो हो रहा है उसमें भी स्पेस दी, और जो ऑब्जर्वेशन विल फाइंड इन द फ्यूचर, तो शेक्सपियर ने उसको भी स्पेस दी अपने. इस वजह से शेक्सपियर इज फॉर ऑल टाइम्स. His persons act and speak with the influence of those general passions and the principles by which all the minds are agitated and the whole system of life is continued in motion. यानी ज़िंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स, तमाम जो पैशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो उसने उसे सपेज दी. इन द राइटिंग्स ऑफ अदर पोइट्स अ करेक्टर इज टू ऑफन एन इंडिविजुअल. जबकि दूसरे पोइट्स की करेक्टर्स में वो एक किसी खास किस्म के उसको ले गया. यहाँ पे अगर मैं पोप की बात करूँ, अलेक्जेंडर पोप की, उसने 18वीं सेंचुरी के जो आर्टिफिशियल एटीट्यूड्स थे सिर्फ उसी के ऊपर लिखे. जबकि शेक्सपियर ने
इन तमाम किस्म के ज़माने के जो आर्टिफिशियल करेक्टर्स थे उनके ऊपर ये वाला है कि शेक्सपियर ने आर्टिफिशियलिटी जो इन ह्यूमन होती थी, इन कॉमन के इंसान कब शेखियाँ बिगाड़ता है, किस तरह के एक्शन के ऊपर शेखी बिगाड़ता है, कब आर्टिफिशियल टेंडेंसीज को अडॉप्ट करता है। जबकि पोप ने सिर्फ 18वीं सदी के जो करंटली आर्टिफिशियल टेंडेंसीज थी उन उसको टेकअप किया। तो इस वजह से शेक्सपियर जो है वो पोप से ग्रेट पोएट है। In the writings of the other poet, in those of the Shakespeare, it is commonly a species. It is from this wide extension of the design that so much instruction is derived. It is this which fills the play of the Shakespeare with the practical axioms or domestic wisdom. It was the said of the Euripides that every verse was a percept, and it may be said of Shakespeare कि हर एक एक शायरी वर्स थी, एक एक लाइन जो थी दैट वाज वेरी परसेप्टेबल और गौर व खौज करने वाली थी। और सेम केस जो है वो शेक्सपियर, एंड दैट फ्रॉम हिज वर्क्स में बी कलेक्टेड अ सिस्टम ऑफ द सिविल एंड इकोनॉमिक प्रूडेंस। यानी आप उसको उसके वर्क से आपको सिविल लाइफ का भी पता चलता है और इकोनॉमिक प्रूडेंस का भी पता चलता है, इकोनॉमिक सिस्टम मुआशी निज़ाम का भी पता चल जा सकता है। यानी जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं उस या सिविलिटी है या ह्यूमैनिटी है या इकोनॉमिक उसके इश्यूज हैं, तो वो सारे के सारे शेक्सपियर में मिलते हैं। Yet his real power is not shown in the splendor of the particular passage, but by the progress of his fable and the tenure of his dialogue. And he that tries to recommend him by select the quotations will succeed like the pedant in the Hercules. पीडेंट इन द हरकुलिस बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने पीडेंट ने अपना घर बेचना था, तो वो एक ईंट जो है वो अपनी जेब में रखता है। तो कहते हैं शेक्सपियर की कोटेशंस ऐसे ही हैं कि एक कोटेशन जो है अगर आप उसे सुना दें किसी को तो उसे शेक्सपियर की ग्रेटनेस का पता चल जाएगा। who when he is offered his house to sale carried a brick in his pocket as a specimen के तौर पर वो अपनी एक जो है ब्रिक घर की अपनी जेब में रखता था। It will not easily be imagined that how much Shakespeare excels in accommodating his sentiments to the real life, but by comparing him with other authors. It was observed of the ancient schools of declamation that the more diligently they were frequented, the more was the student disqualified for the work, because he found nothing there which he should ever meet in any other place. यानी हम कहते हैं ना कि न्यूटन के बारे में भी हम कहते हैं कि जी न्यूटन किसी और सिस्टम में बर्ड में स्कूल का भगोड़ा था। तो यानी पहले ज़माने में जो हर उस्ताद का भगोड़ा होता था तो उसे किसी एक बड़े उस्ताद के पास जाकर बिठा दिया जाता था और वो ये कहते थे कि ये किसी और के काम नहीं आता या किसी और के हाथ नहीं आता। तो वो फिर जो बड़ा उस्ताद होता था वो अपनी टेक्निक सप्लाई करके उसको बड़ा इंसान बना देता था। The same remark may be applied to every stage but that of the Shakespeare. यानी जो जिस इशू को कोई भी हैंडल ना कर पाया, बड़े से बड़ा शायद, यानी जिस इशू को या जिस अंदाज में लाइफ को जियोफ्री चासर ना अदा कर पाया तो उसे शेक्सपियर ने किया। जिस चीज़ को क्रिस्टोफर मार्लो अदा ना कर पाया उसे शेक्सपियर ने किया। जिसे वर्ड्सवर्थ ना हैंडल ना कर पाया उसे भी शेक्सपियर ने एड्रेस किया। शेक्सपियर हैज़ नेचुरलाइज द लैंग्वेज ऑफ थिएटर। अब जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की है कि या तो वो फिर अनप्रैक्टिस्ड चीज़ों को लेकर आते थे थिएटर में, या फिर कॉमन मैन सिर्फ कॉमन लोकल कस्टम्स को रिप्रेजेंट करते थे। ये पहले वाले जो आर्टिस्ट थे उनका फ्लॉ था। सेम दूसरा फ्लॉ ये था कि वो लैंग्वेज को जो थिएटर में लैंग्वेज यूज़ की जाती थी दैट वाज नॉट द लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन, हाईली एलिवेटेड लैंग्वेज थी। जबकि शेक्सपियर ने उस थिएटर की लैंग्वेज को नेचुरलाइज किया। द थिएटर व्हेन इट इज़ अंडर एनी अदर डायरेक्शन इज पीपल्ड बाय सच कैरेक्टर्स एज वर नेवर सीन। यानी घोस्ट जो है, इस तरह के कैरेक्टर जो हमें नज़र नहीं आते, कन्वर्सिंग इन ए लैंग्वेज विच वॉज नेवर हर्ड अपॉन द टॉपिक्स विच विल नेवर अराइज इन द कॉमर्स ऑफ द कंट्री। मैं इस हवाले से वो तो नहीं करता लैंग्वेज के हवाले से, लेकिन करेक्टर्स के हवाले से
अगर हम बात करें पैराडाइज लॉस्ट की, मिल्टन बहुत ग्रेट पोइट है, लेकिन उसके जो करेक्टर्स हैं दे आर नॉट कॉमन करेक्टर्स। क्राइस्ट जो है ठीक है, ही इज द हीरो, लेकिन ही इज नॉट अ कॉमन करेक्टर। सिमिलरली गॉड है, सेटन है, उसके ऊपर फॉलन एंजल्स हैं और दे आर स्टैंडिंग एंड मेकिंग स्पीचेस, तकरीरें कर रहे हैं। तो वो जो लैंग्वेज बोल रहे हैं दैट कैन नॉट बी द लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन। शेक्सपियर की यही ग्रेटनेस है कि उसने करेक्ट कॉमन करेक्टर्स की लैंग्वेज कॉमन करेक्टर्स के मुंह से बोली हुई है। वो करेक्टर हमें जिंदा मिलते हैं, जबकि शैतान एग्जिस्ट तो करता है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। तो ये वाले इश्यूज जो हैं शेक्सपियर को ग्रेट बनाते हैं पोइट्री के हवाले से भी। Conversing in a language which has never heard upon the topics which will never arise in the commerce of the mankind. But the dialogue of this author is often so evidently determined by the incident which produces it, and is pursued with so much ease and simplicity that it seems scarcely to claim the merit of fiction, कि हमें वो fiction ही नहीं लगता, हमें actual लगता है, but to have been gleaned by delight selection of the common conversation and common occurrences, आम आदमी जैसे हो रहा होता है। आपने देखा होगा कि कहते हैं ना, कोई बंदा फनी सा होता है जो बड़ा होता है। शेक्सपियर ऐसे है कि गली में से गुजर रहा है और जो जो उसे नज़र आता जाता है शेक्सपियर उसके साथ गप्पे भी मारता है, उसे मशवरे भी देता है, उसका हाल चाल भी पूछता है, उसके गम भी बांटता है, उसके दुख भी बांटता है। तो शेक्सपियर इज लाइक दैट। दूसरा, हमारे यहाँ यानी कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर में लव को जो है वो फिगर तो लिया गया लेकिन पर्टिकुलराइज किया गया, यानी लव फॉर मनी, लव फॉर वुमेन, लव फॉर ब्यूटी। तो हर शायर ने ख़ास किस्म के में एड्रेस किया। अगर हम वर्ड्सवर्थ को देखें तो ही हैज़ ग्रेट लव बट फॉर नेचर। इसी तरह अगर हम जेफरी चासर के करेक्टर्स को, डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स को देखेंगे तो उनमें से कोई करेक्टर था, ही वॉज हैविंग लव बट ओनली फॉर वुमेन। उसके बाद कोई और करेक्टर है, ही इज इन लव बट ओनली विद मनी। जबकि शेक्सपियर का जो क्या नाम है जो मेरिट है दैट इज, वो ये समझता है कि लव इज द सेंटर ऑफ ऑल अदर पैशंस। जेलसी हो गया, हेट्रेड हो गया, उसके बाद ब्रूडिंग हो गई, ग्रीड हो गया, लस्ट हो गया। तो वो सारों का जो सेंट्रल पैशन है दैट इज द लव। अपॉन एवरी अदर स्टेज द यूनिवर्सल एजेंट इज लव, by whose power all good and evil is distributed and every action quickened or retarded। शेक्सपियर का ये फलसफा था कि मोहब्बत ही सब कुछ है और उसके इर्द गिर्द सारे जो है ना ये घूमते रहते हैं, थीम्स घूमते रहते हैं। टू ब्रिंग अ लवर, अ लेडी एंड a rival into the fable, to entangle them in the contradictory obligation, perplex them with the opposition of the interest, and harass them with violence of the desire inconsistent with each other, to make them meet in rapture and part in agony, to fill their mouths with hyperbolic joy and outrageous sorrow, to distress them as nothing human ever was distressed, to deliver them as nothing human ever was delivered, is the business of the modern dramatist। कि उनको ऐसे ही मतलब कि आपने वो देखा होगा ना फिल्म, क्या नाम है इसकी, देवदास देखी होगी। तो कैसे वो मतलब वह बॉस उसको कर बॉस्टिक अंदाज में उसको डिलीवर कर रहे होते हैं। जबकि फॉर दिस प्रोबेबिलिटी इज वायलेटेड, लाइफ इज मिसरिप्रेजेंटेड। ये नहीं कि हमारे यहाँ किसी एक बंदे की लाइफ को, कॉमन मैन की लाइफ को अब यानी तवाइफा को उठा के उसको हीरोइन बना देते हैं, या एक आम आदमी भाई गली में बंदा था उसको रोटी नहीं मिलती थी तो उसको सिस्टम के सामने ला खड़ा कर देते हैं। तो उसको कहते हैं इससे लाइफ मिस रिप्रेजेंट होता है। हमें ऐसे लगता है यानी हर अगर इस तरह है तो फिर यानी एक बंदा था भट्ठे पे काम करता था, बच्चा था, उसके पास ना माँ बाप थे ना उसके पास कोई रिसोर्सेज थे, वो ऐसा उसने मेहनत की कि वो बादशाह बन गया। ये ड्रामे में तो पॉसिबल हो सकता है बट इट वुड मिस रिप्रेजेंट लाइफ के। ऐसे कौन से कितने लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको यानी हमारे कॉमन मैन से कितने लोग जजेस बनते हैं।
तो हर बंदा तो जज भी नहीं बनता ना। अगर हम लॉ के हवाले से बात करें, यहाँ पे 6,000 वकील खड़ा है, तो हर लॉयर तो हर लॉयर जो है वो जज नहीं बनता। इसी तरह मतलब अगर हम ये कहें कि जी हर गरीब आदमी जिसको रोटी नहीं मिलती, वो अगर मेहनत करे तो वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है, टाइकून बन सकता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो सारे गरीब जो है आज मिलियनर्स होते। अ, तो कहते हैं उससे लाइफ में से रिप्रेजेंट होती है, जबकि शेक्सपियर ने इस तरह के बड़े बड़े क्लेम्स रिप्रेजेंट नहीं किए और ना इस तरह की कोई लैंग्वेज यूज की है। लैंग्वेज इज डिप्रेक्ट, but love is the only one of many passions, and that it has no great influence upon the sum of life. It has little operation in the dramas of a poet. जबकि शेक्सपियर के स्टांस में वो कहता है कि शेक्सपियर इस लाइफ को मिसरिप्रेजेंट नहीं किया, ना ही लैंग्वेज को के साथ ऐसी फ्लैटरी की है और ना ही करेक्टर्स के साथ। who caught his ideas from the living world, ये इम्पोर्टेंट है। शेक्सपियर ने लैंग्वेज भी और आइडियाज भी कॉमन मैन के लिए, and exhibited only when he saw before him. He knew that any other passion, as it was regular or exuberant, was the cause of happiness or calamity. Characters thus ample and general were not easily discriminated and preserved, yet perhaps no poet ever kept his personage more distinct from each other. I will not say with Pope that every speech may be assigned to the proper speaker, because many speeches are that are which have nothing characteristically, but perhaps though some may be equally adopted to every person, it will be difficult to find any that can be properly transferred from the present possessor to another claimant. The choice is right when there is a reason for choice. Shakespeare has no heroes. His scenes are occupied only by the men, only by the real men। अगर आप करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। कहते शेक्सपियर हीरोज नहीं क्रिएट करते। हीरो की हमारी जो अरिस्टोटल की डेफिनेशन है वो ये है कि हीरो जो होता है वो कॉमन मैन से नेचुरल सेटिंग से हायर ऑर्डर का होता है। तो शेक्सपियर के वो यहाँ पे वो कहते हैं कि शेक्सपियर के करेक्टर हीरोज नहीं है, जबकि शेक्सपियर जो है वो कॉमन मैन को देखे नींद भी आती है, भूख भी लगती है, जबकि हीरो को जो है वो हीरो को अगर आप वैसे फिल्मों में देखें तो 6-6 दिन भी वो बगैर खाने के जिंदा रह सकता है। तो वो कहते हैं कि शेक्सपियर ने हीरोज क्रिएट नहीं किए, बल्कि उसने कॉमन मैन को अपने करेक्टर्स में लिया। अदर ड्रामाटिस्ट कैन ओनली गेन अटेंशन बाय हाइपरबोलिक और aggravated characters, by fabulous and unexampled excellence or depravity, as the writer of the barbarous romances invigorated the reader by a giant or a dwarf, या तो बहुत बड़ा किस्म का कोई देव होता था या कोई छोटा बोना होता था, and that should form his expectation of human affairs from the play or from the tale, would be equally deceived. जबकि Shakespeare has no heroes. His scenes are occupied only by the common men and real men जो जिंदगी में हमें मिलते हैं, who act and speak as the readers thinks, और वो बोलते भी ऐसे ही हैं। वो जो हीरो जो शेक्सपियर के एक्टर्स हैं वो ऐसे ही बोलते हैं जैसे कॉमन मैन को लगता है। इसलिए कॉमन मैन जो शेक्सपियर का प्ले देख रहा होता है उसको ऐसे लगता है कि ये उसका एक्टर नहीं बोल रहा है बल्कि ये मैं बोल रहा हूँ। Scenes are occupied by only the men and acted the same occasion, even where the agency is supernatural, the dialogue is level with the life। यानी जहाँ पे कोई सुपरनेचुरल करेक्टर ने भी बोलना हो तो वो भी आम आदमी के लेवल पर आकर बोलते हैं। अदर राइटर्स डिस्क्राइब द मोस्ट नेचुरल पैशंस एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स, so he who contemplates them in the book will not know them in the world। तो कहता है कि शेक्सपियर जो हमें दूसरों के ड्रामास में करेक्टर्स मिलते हैं वो लाइफ में नहीं मिलते, सिर्फ किताब में ही मिलते। तो ये शेक्सपियर की ग्रेटनेस है कि उसने कॉमन मैन को और नेचुरल सेटिंग्स को भी उसने फेमिलियराइज किया। शेक्सपियर अप्रोक्सीमेट्स द रिमोट एंड फेमिलियराइज द वंडरफुल, यानी जो हैरान कुन चीज़ें होती हैं उनको भी फेमिलियराइज कर देता है, नेचुरलाइज करता है, और जो रिमोट हो बहुत उसको भी ब्रिंग इन टू लाइट लाता है। Shakespeare approximates the remote and familiarizes the wonderful. The event which he represents will not happen, but if it were possible, its effects would be probably such as he has assigned।
यानी कोई चीज़ हमने देखी नहीं है, कोई मेडिसिन हमने अभी टेस्ट नहीं की, तो कहते हैं उसके नताज वही आएंगे जो शेक्सपियर ने प्रपोज किए। And it may be said that he has not only shown human nature as it acts in the real exigencies, but as it would have been found in the trials to which it cannot be exposed. This, therefore, is the praise of Shakespeare, and his drama is the mirror of life. And he who has amazed his imagination in following the pantomimes which other writers raise above before him may here be cured of his delirious ecstasies by reading human sentiments in the human language, by the scenes from which a hermit may estimate the transactions of the world and a confessor predict the progress of the passion। ये देखें कि एक हर्मिट, एक साधु की जो जुबान होती है, साधु का जिंदगी को देखने का अपना अंदाज होता है, और एक कन्फेसर जो गुनाहगार होता है उसका अपना अंदाज होता है। तो शेक्सपियर स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ अ हर्मिट एज वेल एंड द लैंग्वेज ऑफ अ कन्फेसर एज वेल। शेक्सपियर को हर्मिट की एहसासात, जज्बात और टेक्निक्स का भी पता है, और एक गुनाहगार की टेक्निक्स का भी पता है, उसकी लैंग्वेज का भी पता है। His adherence to the natural and general nature has exposed him to the censure of the critics, who, from their judgment upon the narrower principles, Dionysius and the rhymers think that the Romans not sufficiently Roman, and Voltaire censures his kings are not completely royal। यानी ये डेनियस जो था, ये एक और रोमन शायर था, ड्रामेटिस्ट था, तो उसको लगता है कि रोमन्स जो है उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, और वोल्टियर को लगता था कि उसके किंग्स जो हैं वो रॉयल नहीं है। जबकि शेक्सपियर का स्टांस जो है, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन किंग्स, डज नॉट रिक्वायर द रोमन किंग्स, बट ही थिंक्स ओनली ऑन द मैन। और एट द सेम टाइम उसके शोरा जो हैं, जो करेक्टर्स हैं, दे आर ही माइट बी, क्योंकि शेक्सपियर के ऊपर एक लेवल चार्ज ये किया जाता है कि ऑल हिज करेक्टर्स आर द किंग्स एंड द क्वींस, यानी उसके 37 प्लेज हैं, तो तमाम जो हैं वो किंग्स एंड क्वींस या प्रिंस एंड प्रिंसेस के बारे में। लेकिन उसके हीरोज को किंग्स एंड क्वींस चाहिए, दे माइट बी द किंग्स एंड क्वीन। हीरो जो है वो प्रिंस हो सकता है, किंग हो सकता है, क्वीन हो सकती है, लेकिन ही थिंक्स, वो ऐसे सोचता है। अब हेमलेट को देख ले, तो हेमलेट खुद जो है वो प्रिंस है, उसका बाप प्रिंस है, क्लॉडियस जो है वो, तमाम उसके हीरो प्रिंस हेमलेट में कोर्टली करेक्टर, यानी शाह के दरबार के करेक्टर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेक्सपियर ने आम आदमी को वहाँ पे ग्रेव डिगर्स जैसे कबर खोद रहे होते हैं और वो डेड बॉडीज़ की जो जैसे हड्डियाँ उठा उठा कर बाहर फेंक रहे होते हैं और जो साथ जुगतें कर रहे होते हैं, तो शेक्सपियर ने उसको भी एड्रेस किया। Denius is offended that Manius, a senator of Rome, would play the buffoon, and Voltaire perhaps thinks the decency violated when the Danish officer is represented as a drunkard. But Shakespeare always makes nature predominate over the accident, and if he preserves the essential character, is not very careful of the distinction superinduced and adventitious. His story requires Roman kings, but he thinks only on the men. He knew that Rome, like every other city, had men of all the disposition and wanting a buffer. He went into the Senate house for that which the Senate house could certainly have afforded him। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यूँ सादा अल्फाज में समझाऊँ कि पार्लियामेंट जो है वो, पार्लियामेंट में आम लोग नहीं जाते, लेकिन शेक्सपियर ने पार्लियामेंट में आम आदमी के लिए, आम आदमी के क्या एक्सपीरियंसेस होंगे अगर वो पार्लियामेंट में जाए, तो उसको एड्रेस किया। ही वॉज इंक्लाइन टू शो एन अप्रेसर एंड अ मर्डर नॉट ओनली odious but as despicable। He therefore added drunkenness to his other qualities, knowing that kings love wine others like other men, and that wine exerts its natural power अपॉन द किंग्स एज वेल। यानी अगर बादशाह जो है वो शराब पी लेता है तो उसके ऊपर भी वही असर होता है जो आम आदमी के ऊपर।
These are the pretty cavials of the pretty minds. A poet overlooks the casual distinction of the country and the condition as a painter satisfied with the figure, neglects the drapery. यानी जो पेंटर होता है जब वो शक्ल बना सॉरी पिक्चर बना लेते हैं तो उसके बाद जो ड्रैपर्स होते हैं उनको उनको नेग्लेक्ट कर देता है. The censure which he has incurred by mixing comic and tragic scenes as it extends to all his works deserve more consideration. Let the fact be first stated and then examined. Shakespeare's plays are not in the rigorous and critical sense either tragedies or comedies, but the composition of a distinct kind. इन्हीं हम उसको शेक्सपियर को कैटेगराइज नहीं कर सकते. शेक्सपियर की शायद कॉमेडी में भी बंदे को रोना आ जाए तो अब हम उसे ये तो नहीं कह सकते कि कॉमेडी में उम्मीद तौर पर लोग हंसते रहते हैं और ट्रेजेडी में जो है वो रोते रहते हैं. जबकि शेक्सपियर का केस रिवर्स है. शेक्सपियर की ट्रेजेडी में भी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कॉमेडी में रोना भी शुरू कर देते हैं. वो कहते हैं कि शेक्सपियर की जो कंपोजिशन है वो डिस्टिंक्ट टाइप की है, वो इस तरह की लेबल्स में चार्ज नहीं हो सकती कि ये ट्रेजेडी है और ये कॉमेडी है. एग्जिबिटिंग द रियल स्टेट ऑफ द सबलिनरी नेचर which partakes of the good and evil, joy and sorrow, mingled with the endless variety of the proportion and innumerable modes of combination. And expresses the course of the world in which the loss of one is the gain of another, in which at the same time the reveler is hastening to his wine and the mourner burying his friend, in which the malignity of one is the sometimes defeated by the forelick of another, and many mischief and many benefits are done and hindered without design. और बहुत सारे न ऐसे हो जाते हैं. Out of this chaos of the mingled purpose and the casualties of the ancient poets, according to the law which custom has prescribed, selected some of the crimes of the men and some of their absurdities, some of the momentous vicissitudes of life and some of the lighter occurrence, some of the terror of the distress and some of the getting of the prosperity. किसी ने जिंदगी की खुशहाली को ले लिया, किसी ने एक एक उसको लेते गए, कस्टम को, क्राइम को, वन क्राइम वन स्टोरी बनाते गए. जबकि शेक्सपियर का दस रोज द टू मोड्स ऑफ इमिटेशन नोन बाय द नेम्स ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी. यानी कोई ट्रेजेडी लिखना शुरू हो गया और कोई कॉमेडी. जबकि शेक्सपियर ने की जो ट्रेजेडीज हैं दे कैन नॉट बी charged as purely comic and tragic. Tragedy composition intended to promote different ends by the contrary means and considered as so titled allied, and that I do not recollect among the Greeks or Romans as the single writer who attempted the both. जबकि शेक्सपियर ने बोथ को अटेम्प्टेड किया और अच्छे अंदाज में किया. कॉमेडी को अटेम्प्ट किया यानी या तो इससे पहले के जो शायर है ना वो या कॉमिक होते थे या ट्रेजिक होते थे. जबकि शेक्सपियर जो है एट द सेम टाइम कॉमेडी राइटर भी है और ट्रेजेडी राइटर भी है, और एट द सेम टाइम उसकी कॉमेडी जो है वो सीरियस भी है और उसकी ट्रेजेडी जो है दैट उसमें लॉफ्टर भी है. Sorrows and laughters run parallel in Shakespeare works as these run in parallel. ये शेक्सपियर की ग्रेट अचीवमेंट है कि वो सारोज को भी देखता है और लॉफ्टर्स को भी देखता है, क्योंकि लाइफ जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ sorrows and laughter. Shakespeare has united the powers of the exciting laughter and sorrows not only in one mind but in one composition. Almost all his plays are divided between the serious and ludicrous characters, and in the successive evaluations of the design, sometimes produced serious and sorrow, and sometimes levity and the laughter. तो अगले लेक्चर में हम शेक्सपियर के इस डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के कुछ फॉल्ट्स भी गिनवाए हैं, तो अगले लेक्चर में हम उसके फॉल्ट्स देखेंगे. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.